We'll start with a quick revision of what we have seen in the last session. तो अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन डिराइव किया था बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट. तो इन केस ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला इट इज SP डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T वेयर M स्टैंड्स फॉर मास. क्योंकि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं the amount of heat required to raise the temperature of unit mass. So unit mass of substance. So that is why you have mass in this equation. Similarly, if you remember definition of molar specific heat, it is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas. So that is why you have N over here. Then if you remember number of moles of gas is mass upon molecular weight. ये m जो है ये molecular weight होगा या फिर atomic weight होगा depending on the substance. Substance molecular form में है या substance atomic form में है उसके ऊपर depend करेगा. Capital M will be either molecular weight or atomic weight. Small m is mass of the gas, right? So you substitute number of moles in equation number 2, you get small m by capital M. Capital M को ऊपर shift कर दिया आपने और then ये जो part है this part is nothing but no sorry not this one but this part is nothing but principal specific heat at constant pressure. So you have Cp which is molar specific heat at constant pressure equal to M into Sp where Sp is principal specific heat at constant pressure. तो similarly आप मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का भी रिलेशन डिराइव कर सकते थे. इन जनरल व्हाट वी कैन से इज मोलार स्पेसिफिक हीट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. दिस इज व्हाट यू कैन से. तो इतना आपको पहले तो याद होना चाहिए व्हाट वी हैव डन. देन आफ्टर दिस वी हैव डिराइव्ड हीट इक्वेशन और हीट इक्वेशन डिराइव करने के लिए आई गिव यू एन एग्जांपल. मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल किसी एक सब्सटेंस का प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अगर 1000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है तो इसका मतलब क्या. इसका मतलब ये होता है कि जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो 1000 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. या फिर अदर वे अराउंड अगर इस सब्सटेंस का 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल होता है तो 1000 जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड. टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1000 जूल इज रिक्वायर्ड. टेम्परेचर फॉल होगा तो 1000 जूल इज रिलीज्ड. तो इसी को हमने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. और एक्चुअली ये हमको पहले से ही पता है बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एस. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो डेल्टा क्यू इज एम डेल्टा टी इंटू एस, राइट. तो m डेल्टा t इंटू एस. तो ये जो इक्वेशन है डेल्टा q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इसको आप बोलते हो हीट इक्वेशन. गुड. देन वी हैव डिफाइंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. तो थर्मल कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक ही डिफरेंस है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप क्वांटिटी डिफाइन करते हो, आप बोलते हो यूनिट मास या फिर 1 मोल. यहाँ पे बाकी सब सेम है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी इंस्टेड ऑफ यूनिट मास या फिर इंस्टेड ऑफ 1 मोल you say that the amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity or thermal capacity. Okay, तो इस हीट इक्वेशन में सिर्फ आपको डेल्टा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1. तो आपको मिल गया व्हाट इज कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी विच इज मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. दिस इज व्हाट यू हैव. क्लियर यहाँ तक. Then we started with calorimetry, right? Ab thermometry, if you remember, thermometry is the science of temperature and its measurement. And thermometer is a device which is used to measure temperature. वैसे ही calorimetry is experimental technique to measure amount of heat transfer, and the instrument that measures
how much amount of heat is being transferred is called as calorimeter. And in the last session हमने इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लिया था. तो कैलोरीमीटर मतलब होता क्या है? बेसिकली यू हैव अ insulating you have a cylindrical vessel made up of copper, right? और उसमें एक स्टीरर भी है. तो कैलोरीमीटर मतलब cylindrical vessel plus stirrer. सिर्फ cylindrical vessel is not calorimeter. Calorimeter is cylindrical vessel plus stirrer. Then you have a thermometer which will measure temperature, or better to say change in temperature. Then you have, ये पूरे सिस्टम को हमको करना है insulate from the surrounding. और इस कैलोरीमीटर में you have put water already, right? And water is left there in contact with calorimeter for sufficient amount of time. हमने पानी कैलोरीमीटर में भर के रख दिया, बहुत टाइम तक रख दिया, तो कैलोरीमीटर का और वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा सेम. देन वी डोंट वांट द सिस्टम मतलब यहाँ पे कैलोरीमीटर और वाटर टू एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग. इसके लिए इसको करना है आइसोलेट. इसको आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है, और आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए इसको इंसुलेटिंग वॉल रखते हैं. इंसुलेटिंग वॉल मतलब इट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट. इसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग जैकेट. देन यहाँ पे हमने सपोर्ट देके रखा है. दिस इज सपोर्ट. दिस आर सपोर्ट्स, क्योंकि आपको इस सिलिंड्रिकल वेसल को यहाँ पे माउंट करना है, तो माउंटिंग सपोर्ट्स है. देन इसका जो लिड है, दैट लिड इज आल्सो insulating. Good. What else you have is sorry. Now, what principle it works on? सबसे पहले, if you remember, मैंने बताया था, अभी भी बताया मैंने, कि आपने वाटर को और कैलोरीमीटर को बहुत टाइम से कांटेक्ट में रखा है, मतलब दे आर ऑलरेडी एट सेम टेम्परेचर. तो किसका हीट एक्सचेंज? सब्सटेंस का. मतलब अभी तक सैंपल हमने ऐड किया नहीं है. वी हैव टू ऐड सैंपल इनटू दिस. तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक सैंपल, और सैंपल का मास जो है दैट इज m1, टेम्परेचर इज T1, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंपल इज S1. तो एक काम करेंगे, हम स्पेसिफाई कर देंगे, एक एक चीज स्पेसिफाई कर देंगे. लेट अस कॉल m1 बी द मास ऑफ सैंपल. Mass of sample A. T1 with the temperature of the sample. S1 with the specific heat capacity of the sample. What else do we have? हमारे पास और क्या क्या है? हमने वाटर के लिए क्या रिजर्व किया है? S3, M3. तो M3 is mass of water. S3 is specific heat capacity of water. What else you have is M2 अगर याद होगा तो मास ऑफ कैलोरीमीटर. मतलब कैलोरीमीटर में जो सिलिंड्रिकल वेसल है और जो स्टीरर है, उसका टोटल मास इज M2 और S2. व्हाट इज S2? स्पेसिफिक हीट ऑफ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर. इट इज नॉट स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, इट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इज ऑफ कॉपर. क्योंकि स्पेसिफिक हीट एक सब्सटेंस का होता है, राइट, इंस्ट्रूमेंट का नहीं. सो इट इज, इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर. तो यू सी, यू जस्ट नीड टू नो बेसिक थिंग्स. और एक चीज रह गई, टेम्परेचर, कैपिटल T. तो हमने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे सेशन, हमने ये जो हॉट सैंपल है, क्योंकि ये हॉट है, इट इज एट हायर टेम्परेचर, इसको हमने डाल दिया था वाटर के अंदर, और वाटर और कैलोरीमीटर ऑलरेडी कांटेक्ट में है, और आपने डाल दिया इसको कैलोरीमीटर के अंदर, एंड देन यू आर स्टिरिंग इट, यू आर मिक्सिंग इट, एंड आफ्टर अ व्हाइल
टोटल सिस्टम का टेम्परेचर हो जाएगा कॉमन। सिस्टम में क्या क्या है, सैंपल है, और क्या है, कैलोरीमीटर है, और क्या है उसमें, वाटर है। तो वाटर प्लस कैलोरीमीटर प्लस सैंपल, इसका फाइनल कॉमन टेम्परेचर जाएगा T। तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर, एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन कि जो कैलोरीमीटर है, the calorimeter is used to measure amount of heat transfer, but in reality it is used to measure specific heat capacity, and it works on a very basic principle, conservation of energy। तो वापस सिस्टम समझ लो, कुछ नहीं है, एक कैलोरीमीटर है, मतलब सिलिंड्रिकल वेसल और एक स्टीगर है, उसमें पानी है, एक थर्मोमीटर है, इसको आपको सराउंडिंग से आइसोलेट करना है, इसलिए इंसुलेटिंग जैकेट है। जो लिड्स है, मतलब जो ढक्कन है ऊपर का, वो भी इट इज इंसुलेटिंग, राइट। Then what you do is you take a sample A, ये sample A है आपके पास, which is hot sample at temperature T1, mass of sample is M1 and specific heat capacity is S1. You take this sample, put it inside calorimeter, mix it up, and then water का जो mass है वो M3 और specific heat of water is S3. What calorimeter का mass मतलब स्टीरर और cylindrical vessel का mass is M2 and specific heat of copper is S2 and T is final common temperature। क्योंकि आपने जब सैंपल को ऐड किया, किसमें ऐड किया, कैलोरीमीटर में डाल दिया। कैलोरीमीटर में क्या क्या था, कॉपर था, वाटर था और सैंपल था। इनमें अब हीट एक्सचेंज होगा, तो हीट एक्सचेंज होने के बाद जो फाइनल कॉमन टेम्परेचर होगा दैट विल बी T। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब सो इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट लॉस्ट बाय सैंपल इक्वल टू, अभी सैंपल हॉट है, आपको ऑलरेडी पता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब सैंपल ए जो है वो हीट लॉस करेगा, तो गेन कौन करेगा, वाटर एंड एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन इसको इंसुलेट करके रखा है, क्योंकि सराउंडिंग हीट नहीं ले रहा है यहाँ से। ओके, तो इट इज हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। नाउ गोइंग अहेड, अब यू शुड नो कि why we have seen heat equation earlier। what was heat equation if you remember, अभी अभी लिखा था यहाँ पे, डेल्टा क्यू इज m डेल्टा t S1, क्योंकि अब हमको हीट लॉस्ट बाय सैंपल, हीट लॉस्ट मतलब हीट इक्वेशन डेल्टा क्यू, व्हाट इज डेल्टा क्यू, m डेल्टा t s, राइट। तो m s डेल्टा t, बट m सैंपल का m क्या है 1 और स्पेसिफिक हीट क्या है S1। डेल्टा T change in the temperature of sample, what was initial temperature, what was initial temperature of sample T1, मिक्स करने के बाद क्या है T, तो डेल्टा T इज इनिशियल T1 था ना, फिर आपने मिक्स कर दिया, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया T, तो व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, गलत, क्योंकि इट इज ऑलवेज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अगर आप T माइनस T1 लिखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट। एग्जाम्पल बताता हूं, और ये रियल लाइफ अभी तो रोज ही करते हो, सुबह सुबह उठते हैं, नहाने जाते हैं, 80 डिग्री जितना गर्म पानी कर लेते हैं, फिर समझ में आता है कि इतना गर्म से तो नहा नहीं सकते, फिर टैप में से ओपन करते हो तो 15-16 डिग्री जितना ठंडा पानी आता है, उससे भी नहा नहीं सकते, फिर मिक्स करते हो, फिर बोलते हो नाउ इट इज वेल वार्म कोमट, राइट। तो व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज, है ना। यू आर मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस, वन वाज एट 15 डिग्री, अदर वाज एट 80 डिग्री, तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर बिटवीन 15 एंड 80, कुछ भी हो सकता है, 30, 35, 40, व्हाटएवर इट इज, राइट। देन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, हायर टेम्परेचर ऑफ सैंपल वाज T1 and lower temperature of calorimeter plus water was T2। T2 लिखा नहीं है लेकिन है T2, किसका, वाटर प्लस कैलोरीमीटर का, तो लिख लो, यहाँ पे जगह दिख नहीं रही है बट यू शुड नोट इट डाउन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T2। T2 is temperature of calorimeter plus water, calorimeter and water, तो ये लोअर टेम्परेचर है और T1 हायर टेम्परेचर है। T1 सैंपल का टेम्परेचर है, T2 वाटर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है, दोनों को मिक्स कर दिया,
अब दोनों मतलब कैलोरीमीटर प्लस वाटर एंड सैंपल, इनका टेम्परेचर चेंज होगा। सैंपल हीट लॉस कर रहा है मतलब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और वाटर प्लस कैलोरीमीटर हीट गेन कर रहा है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। गुड, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो डेल्टा टी इज T1 माइनस टी है। वाटर का केस वही इक्वेशन, डेल्टा क्यू, इसने हीट गेन किया ना, तो M3S3 डेल्टा टी, T माइनस T2, एग्जैक्टली T माइनस T2। अभी तो लिखा T2 क्या है, और T माइनस T2 क्यों किया, अभी एग्जाम्पल भी दिया। वाटर 15 डिग्री जितना ठंडा और 80 डिग्री जितना हॉट मिक्स कर दिया। T2 क्या है 15 डिग्रीज, T1 क्या है 80 डिग्रीज। फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा बिटवीन 15 एंड 80, मान लो 35। तो 35 माइनस 15 करोगे ना, क्योंकि T2 क्या है लोअर टेम्परेचर है, नेगेटिव नहीं चाहिए, दिस इज टू बी पॉजिटिव, करेक्ट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। यहाँ पे T1 माइनस T क्यों लिखा, क्योंकि T1 इज हायर देन T। यहाँ पे T माइनस T2 क्यों लिखा, क्योंकि T2 इज लोअर देन T। ओके, देन प्लस व्हाट इज हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, M2S2 T माइनस T2। तो T1 कहां से आ गया, T1 सिर्फ सैंपल का है, वाटर और कैलोरीमीटर का क्या है T2 है। ओके, इज दिस क्लियर। देन मैंने आपको पहले बता दिया था कि द रियल यूज ऑफ दिस कैलोरीमीटर इज टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंपल। तो सिर्फ S1 रखो, बाकी को शिफ्ट कर दो। अब बुक का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, हम उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। What I will do is M1S1 T1 माइनस T इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन निकलता है निकाल लो, तो आपको मिलेगा M2S2 प्लस M3S3 इंटू क्या कॉमन निकला T माइनस T2। Therefore what you will have is, यहां से S1 इक्वल टू क्या फाइंड करना था S1, तो S1 को रखो, बाकी को डिवाइड कर दो, M1 T1 माइनस T, और यहां पे आएगा आपके पास M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2। दिस इज व्हाट यू हैव, मिल गया आपको स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। सो इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, या इससे भी आगे जाओगे I call this as equation number 1. So equation 2 gives specific heat capacity of the sample, right? Maybe sometimes आपको पूछ लेंगे what is specific heat capacity of water। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसने नोट किया था S3। तो यही इक्वेशन नंबर 1 यूज करना है, सिर्फ S3 के लिए रीअरेंज करना है, रिमेंबर दिस। तो S3 को एक साइड पे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे। तो क्या करेंगे इस केस में, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। सो कैलोरीमीटर can also be used to find specific heat of water, So by rearranging equation 1, what you will get is M3S3 T minus T2 equal to M1S1 T1 minus T minus M2S2 T1 minus T। अब जो कॉमन निकलता है निकाल लो, एग्जैक्टली M3S3 T minus T2। एक्चुअली तो कुछ कॉमन निकलना नहीं चाहिए, बिकॉज यू सी इट वाज T minus T2,
T2, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ T, दिस वन विल बी T, दिस विल बी 2, डन। तो अभी आपको क्या चाहिए, S3, तो S3 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, M1 S1 T1 माइनस T माइनस M2 S2 T माइनस T2 डिवाइडेड बाय M3 T minus T2, equation number 3. So equation number 3 gives specific heat of water, क्योंकि S3 क्या था, specific heat of water था, right? तो कुछ नहीं है, what is so difficult? तो that is why I keep on telling you, physics को समझने का सिर्फ एक ही, सिंपल करने का एक ही तरीका है, understand the concept, try to write down what you have understood. तो क्या था इसमें, नथिंग, यू सी वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। हमने पहले बता दिया कि कैलोरीमेट्री क्या है, फिर बता दिया कि कैलोरीमीटर क्या है, फिर समझा दिया कि कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर बताया कि प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो बेसिक से टर्म्स इन्वॉल्व है उसको अलग से लिख लिया, right? And then just use heat equation and rearrange terms. You have specific heat of the sample, and by rearranging you can also get specific heat capacity of water. और ऐसा अगर बोला कॉपर का, तो कॉपर का भी कर सकते हो, कॉपर का क्या आएगा, H2, how simple, good. So now it is time for us to solve one example. Example 7.15. A sphere of aluminium of 0.06 kilogram is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water. Boiling water मतलब 100 degree Celsius. Okay, so that the sphere is at 100 हो गया, बोला है, तो boiling water लिया, उसमें आपने एल्यूमिनियम का स्फीयर रख दिया, and sample can also be in the form of solid. It is not required कि सैंपल हमेशा लिक्विड ही होगा, it can also be solid. तो यहाँ पे सैंपल कौन है, एल्यूमिनियम का स्फीयर है, और आगे बोला होगा, it is then immediately transferred to 0.12 kilogram copper calorimeter containing 0.30 kilogram of water at 25 degree Celsius. मतलब 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर, उसमें एल्यूमिनियम का स्फीयर डाला सफिशिएंट टाइम के लिए, मतलब अब एल्यूमिनियम का स्फीयर जो है इट इज आल्सो एट 100 डिग्री, फिर वहां से निकाल के इसको स्फीयर को कहाँ डाल दिया, कैलोरी मीटर में, तो सैंपल कौन हो गया यहाँ पे, स्फीयर, वेरी गुड. So you have started identifying what is given parameter. So what is given parameter is mass of the sample M1, which is 0.06 kg, right? Then it is transferred to 0.12 kilogram copper calorimeter, मतलब कैलोरीमीटर का मास जिसको हमने M2 बोला था, if you remember, it is 0.12 kilogram, right? और उसमें पानी कितना है, 0.3, what is M3 is 0.30 kg. अब आगे, और टेम्परेचर किसका सैंपल का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. देन आपको ये बताया है वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना, 25, मतलब T2 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस, क्योंकि आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कैलोरीमीटर और वाटर था उसमें 100 डिग्री का सैंपल डाल दिया, तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम स्फीयर टू वाटर एंड कैलोरीमीटर. तो अब द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल राइज, राइट, तो जो कूलर बॉडी था उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट एट 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब T की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री सेल्सियस. Calculate the specific heat capacity of aluminium. You are supposed to find out what is the specific heat capacity of aluminium, मतलब S1, right? ये find करना है आपको, और भी दिया है आपको, given में you have more things that is given to you. बोला है specific heat capacity of water. Water को denote किया था S3. It is 4.18 into 10 power 3. Of course, joule per kilogram per Kelvin और per degree Celsius. Specific heat capacity of copper मतलब S2 कितना दिया है, 0.387 into 10 power
3. Again, joule per kilogram per Kelvin. This is what you have. Okay, अब formula. Which formula are we going to use? Is simple. अभी हमने derive किया था S1 का formula. This one. This is the one that you will be using. तो S1 का formula you will be using. Okay. So this is the formula that we need. Simple. तो इस formula में just put values and solve this. So put values and done. Solution. S1 equal to M2S2. What is M2? 0.12. Okay. So 0.12. And what is S2? 0.387 into 10 power 3. So this is values of M2, 0.12, 0.387 into 10 power 3, or plus M3S3. M3 was 0.330, of course. S3 was 4.18, if I'm not wrong, into 10 power 3. Yeah, आपका T minus T is 28, minus T2 is 25 upon 0.06, and this is 100 minus 28. Very good. Then just calculation का part है यहाँ पे. So let us look at the calculations. You see, इसको multiply करना पड़ेगा पहले. 0.387 मतलब 0.39. 0.37 मतलब 39. 0.39 ना. 0.39 into 12. 39 12 का कितना होता है? अरे 39 12 का 390 plus 68. 68 की 78. 39 12 का 390 plus 39 2 का 39 2 का is 78. 468. लेकिन ये पॉइंट है. 0.468 into 10 power 3 plus how much is this? 4 3 जा 12 और ये 418 है. तो 418 into 3 कितना होता है? 420 3 बार ऐड करो. 420 3 बार ऐड करो 1260. उसमें से 6 माइनस करो 1254 मतलब ये आ जाएगा 1.254 into 10 power 3. This is ऊपर 3 upon this is 6 into 10 power minus 2 into 72. 100 में से 28 गया 72 ही होता है वो, राइट. एक दिन में 24 घंटे तो 3 दिन में 72. This is 24, right? So this is how you should do calculations quick. Then इसमें से 10 power 3 बाहर निकाल लो और इसको ऐड कर लो. 0.468 में 0.468 और 1.256, 1.254 और पॉइंट कितना 468. This is 12 2 6 6 12 2 7 1.722 1.722 into 10 power 3 upon 6 into 24 into 10 power minus 2 ना. तो 10 power minus 2 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 power plus 2 मतलब 100. अब मैं अप्रोक्सीमेटली बताने वाला हूँ. एग्जैक्टली आप करोगे 24 को 25 मान लोगे. 25 ones are 4 का. This is 2 का, this is 3 का, right? 2 by 3. This is 1 का roughly 1.8 है ये ऊपर 0.6, right? तो 0.6 into 2 1000 के आसपास आता है ये. 1000 के आसपास आता है ये roughly. Exactly करोगे. This is 1000.
ये जो रफ कैलकुलेशन हमने किए ना, ये हमारा आ रहा है 1000 के आसपास, by doing approximate calculations. If you do exact calculations, 903 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन समझाता हूं, नो प्रॉब्लम। See what I have done is 0.468 और 1.254 कितना आया, 1.722, राइट। नीचे कितना है, 6 into 24 और ऊपर 10 power 3 और 10 power 2 मतलब 100, 1 and 4 का, करेक्ट। 4/6 is 2/3, 2/3 is 2/3 is what? 2/3 is what? 0.66. 0.66. 1.7 into 0.66. 1.7 into 0.66. What is 17/6? 17/6 102। तो वही तो बोला मैंने, 1.7, ये देखो ये आ गया 2s और 3s, 1.72 into 2/3 is 0.6 और 10 power 3, करेक्ट। ये 10 power 3 हटाओ, इसका पॉइंट भी हटाओ, इसका पॉइंट भी हटाओ, तो क्या मिलेगा 1000 के आसपास। जो वो रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना है, 903। This is how you are supposed to solve. Done. So just a small, very small correction. यहाँ पे ये आएगा और एक 0, तो आपका तो काम और आसान हो गया, क्योंकि अब वैसे भी हमने अप्रोक्सीमेटली किया था, अब सिर्फ 1.254 में आप ऐड करोगे 0.04, हो गया 1.254 में 0.04 मतलब 1.25 1.26, हो गया डन, 1.26। so that is okay. Anyways, you have to do this calculations exactly. This is 903 joule per kilogram per Kelvin. Good. तो सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा 0, done. Next topic. So we are moving to next topic. As I told you, calculations you have to do by yourself, क्योंकि हर अभी if you want what you could have done, आप ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला कंबाइन करके लिखा है ना, नहीं भी लिखते, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में यू सी S1 में हम 2 टर्म्स बना सकते थे, T - T2 कॉमन नहीं निकालते, तो फिर क्या होता, S1 M3 S3 T - T2 अपॉन M1 T1 - T, और यही M1 T1 - T दूसरे टर्म के साथ भी डिवाइड होता, फिर आप 2 अलग अलग टर्म्स को भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। तो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। तो एनीवेज, अब अगला टॉपिक, हीट ट्रांसफर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। तो ऑफ कोर्स यू नो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, या फिर a body at higher temperature to a body at lower temperature. So whenever heat flows, there are different ways of transfer of heat. There are different modes of transfer of heat. आपने सुना होगा, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन की जब बात करते हैं तो हमेशा या तो सेम बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल I have this rod, एक साइड हॉट है, दूसरा साइड कोल्ड है, तो देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट पॉइंट टू कोल्ड पॉइंट, राइट। मतलब कंडक्शन में ईदर द बॉडी शुड बी सेम, और एक बॉडी हॉट है और दूसरा बॉडी कोल्ड है, तो दे शुड बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कन्वेक्शन में भी heat always flows from one point to another of the same body. The body has to be same. But radiation is a mode of transfer of heat, जिसमें even though there is no physical contact, heat flows from higher temperature body to lower temperature body. So there are 3 modes of transfer of heat. तो सबसे पहले पता होना चाहिए, heat can be transferred
can be transferred from higher temperature region to lower temperature region via or through three different modes. Number one is conduction, number two is convection, and number three is radiation. Conduction में क्या होता है? I will just give you a rough introduction, then we will see conduction in detail. What happens in conduction? Example, conduction is normally for solids. The mode of transfer of heat in solids. कौन से टाइप के solid? Metallic solids. So heat normally flows inside solids via conduction. आपको पता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो what will happen? अगर मैंने इस रॉड के एक एंड को हीट किया, so if I am heating one end, तो हीट करना, एक एंड को हीट करना मतलब हीट जाएगा कहां पे? ये पार्टिकल्स के पास जाएगा. पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल, एंड दिस एटम्स और मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. एक तो हीट लेंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर आल्सो एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. तो व्हेन दे वाइब्रेट विथ मोर एम्पलीट्यूड, दे कोलाइड विथ नेबरिंग particles and they transfer their energy to neighboring particles. तो ये जो collision है, it is type of inelastic collision. क्योंकि आपने पहले सीखा है elastic में क्या होता है? collision तो होता है but energy transfer नहीं होता. But in this case energy is transferred. तो होगा क्या? ये जो neighbor है ये energy ले लेगा and then this starts vibrating faster and with more amplitude and then it collides with the next neighbor. फिर वो अगला वाला एनर्जी लेगा एंड देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड एंड देन कोलाइड विद द नेक्स्ट नेबर. तो इन दिस केस देयर इज नो एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल खुद नहीं लेके गया था एनर्जी, पार्टिकल ने क्या किया? ट्रांसफर किया नेक्स्ट नेबर को. तो इट इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ पासिंग द पिलो. पिलो नहीं पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है? एनर्जी. Right? So conduction, the process of transfer of heat in which there is no actual movement of the particle is called as conduction. यहाँ पे क्या हुआ? Heat is transferred through collisions. फिर दूसरा मोड है convection. वो होता है liquids में. normally liquids में होता है. घर में दूध गर्म करते हैं हम लोग, पानी भी गर्म करते हैं. तो होता क्या है? होता ये है that when you heat, मतलब you are basically providing heat from the bottom of the vessel. और यहाँ पे जो liquid होगा, be it water or some other liquid, so in this case what is going to happen is, जो bottom के molecules होते हैं, water molecules, they receive heat first, and then by receiving heat they become light in weight and they go up. और जो ऊपर के कोल्डर होते हैं they settle down and then they receive heat and they go up. तो यहाँ पे heat is transferred from one part to another part through actual motion of particles. Such a mode of transfer of heat is called as convection. और तीसरा टाइप होता है रेडिएशन. अभी ठंड भी बहुत चल रही है तो हम बाहर खड़े रहते हैं. We want sunlight. सनलाइट मतलब सन का लाइट नहीं, वी वांट सन हीट एक्चुअली, राइट? बिकॉज रेडिएशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हिच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. तो पहले केस में मटेरियल मीडियम चाहिए था, अगर बीच के मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं. एग्जांपल, दो रॉड है, एक रॉड को हीट कर रहा हूं और दूसरा रॉड पहले रॉड के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं. यू सी, आई हैव अ रॉड व्हिच आई एम हीटिंग, देयर इज अनदर रॉड एंड दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट. हीट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स. देन in case of convection also material medium is required. यहाँ पे भी मीडियम चाहिए, यहाँ पे भी मीडियम चाहिए. और रेडिएशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर जिसमें
मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज अदरवाइज सन का हीट कभी हम तक पहुंचता ही नहीं। सो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉट बॉडी टू अनदर hot body to another cold body through electromagnetic waves. And conduction is the transfer of heat from hotter region to colder region of the same body. या तो फिर two bodies but they should be in physical contact. So there are three modes, okay? Conduction, convection and radiation. तो इतना आपको पता होना चाहिए. Now we will focus in detail on conduction first. तो हम पहले conduction का देखेंगे and then we will go ahead with next modes of transfer of heat. Good. So we will see conduction in detail in the next session.